हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज का जो एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है और ये आपके अकबर के बारे में पूछा गया है और ये कह रहा है कि अकबर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार आरंभ किया गया था। और आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ये बताना है जो हुमायूं का पुत्र और जहांगीर का जो पिता था अकबर, उसने कौन से सामाजिक और शैक्षणिक सुधार प्रारंभ किए थे। 3 कथन है और 3 कथन में आपके बताना कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है उसने संपूर्ण मुगल साम्राज्य में सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि जो अकबर था उसने सती प्रथा रोकने का तो कोशिश जरूर की थी, लेकिन इसने पूर्ण प्रतिबंध आरोपित नहीं किया था, बल्कि उसने यह भी छूट दी थी अगर कोई स्त्री अपनी इच्छा से सती होनी चाहती है तो सती हो सकती थी। तो इस वजह से क्या हो जाता है, पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और जो कम आयु की जो विधवाएं हो जाती थी, जिन्होंने अपने पति के साथ सहवासन न किया हो, उन पर ये पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। वो उनको सती होने से रोक दिया जाता था, इस पर पूर्ण प्रतिबंध था। तो ये ध्यान रखना। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है उसने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान की। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो अकबर है उसने जो पुनर्विवाह है उसको की वैधता दी और उसने पुनर्विवाह की भी अनुमति दी थी। तो पहला दूसरा कथन क्या है, सही है, पहला गलत है। तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन कह रहा है उसने धर्मनिरपेक्ष विषयों पर अधिक बल देने के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम को संशोधित किया। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो अकबर था उसने धर्मनिरपेक्ष के विषयों पर अधिक बल देने के लिए अपने जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम था उसमें भी बदलाव किया था। तो पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो सी आपका सही आंसर है। और ये ध्यान रखना कि उसने पूर्ण सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया था। उसने ये भी छूट दे रखी थी कि अगर कोई महिला स्वयं अपनी इच्छा से अगर सती होना चाहती है तो हो सकती थी। तो पहला कथन से क्या हो जाता है, गलत हो जाता था। और अकबर का जो शासनकाल था ये 1556 से लेकर 1605 तक इसने शासन किया। और जो अकबर था ये हुमायूं का पुत्र था और जहांगीर का पिता था। और अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। और वो 9 रत्न कौन कौन से थे, एक उसमें जो सबसे फेमस था वो बीरबल था, फिर अबुल फजल, थानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के 9 रत्न थे। और अक्सर इन 9 रत्नों के बारे में अकबर के शासनकाल से पूछा जाता है इनके बारे में क्वेश्चन। तो ये भी इनके बारे में जरा जानने की कोशिश किया करो। तो जो बीरबल था ये सबसे बुद्धिमान था 9 रत्नों में से। और उनका जन्म 1528 में कालपी में हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इसके जो बीरबल का जो बचपन का नाम था वो महेश दास था। और जो अबुल फजल था ये शूफी शेख मुबारक के पुत्र थे और इनका जन्म 1550 में हुआ था। और इन्होंने अकबरनामा और आईन अकबरी नामक जैसे ग्रंथों को लिखा था। और जो तानसेन था इसका जन्म आपके ग्वालियर में हुआ था और यह संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। और इसको तानसेन को संगीत सम्राट की उपाधि भी दी जाती है। और अकबर ने इन्हें कंठा वर्ण विलास की उपाधि दी थी। तो ये ध्यान रखना, अक्सर पूछता है कि तानसेन को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी, तो कंठावरण विलास की उपाधि दी थी। और जो अब्दुल रहीम खान खाना था ये बैरम खां के पुत्र थे और इसने जो तुर्की में लिखे बाबरनामा थी उस बाबर की जो आत्मकथा थी उसको पारसी में अनुवाद किया था और इनको खान खां की उपाधि दी गई थी। और जो मानसिंह था ये भारमल के पुत्र और भगवान दास के पुत्र थे। और अकबर के जो राज्य विस्तार था किया उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और मानसिंह की मृत्यु 1611 में हुई थी। और जो राजा टोडरमल था इसका जन्म आपके अवध में हुआ था और ये अपने भूमि सुधार के लिए फेमस थे। और ये अपने दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने अपने भूमि सुधार को सफल बनाया था। और जो फैजी था ये जो अबुल फजल था उसके बड़े भाई थे और इन्होंने महाभारत और भगवद गीता का फारसी में अनुवाद किया था। और जो हकीम हुकाम थे ये अकबर था उसके विश्वास पात्र मित्रों में से एक था। और अकबर ने अपने 9 रत्नों में इसको भी शामिल किया था। और जो मुल्ला दो प्याजा है ये अपनी बुद्धिमत्ता और वाक पटुता के कारण प्रसिद्ध था। और
इसको प्याज बहुत पसंद है, इसको मुलाद प्याजा भी कहते थे। तो ये अकबर के जो 9 रत्न थे इनके बारे में एक एक दो लाइन जरा याद रखने की कोशिश करना। तो आपका सही आंसर क्या है? सी आपका सही आंसर है। और जो अकबर था उसने बहु विवाह था उसके विरुद्ध था, वो उसका विरोध किया। और पत्नी बांझना हो तो, है ना। और जो उसने जो लड़कियों के लिए जो विवाह की एज निर्धारित की थी, तो लड़कों के लिए इसने 16 वर्ष रखी थी और लड़कियों के लिए 14 वर्ष रखी थी। और उसने जो शराब मदिरा की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगलों के अधीन जमींदारों के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपके बताने इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है इन्हें भू राजस्व की वसूली करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो जागीर होती थी, भूमि के जागीरदार होते थे, ये भूमि के स्वामी होते थे। और निजी भूमि भी होती थी, और जो निजी भूमि होती थी उसको मिल्कियत कहते थे। तो ध्यान रखना, जो निजी भूमि होती थी उसको मिल्कियत कहते थे। तो पहला कथन क्या है? सही है, क्योंकि भू राजस्व की जो वसूली थी ये वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता था, ये इनके पास ये अधिकार जमींदारों के पास। तो पहला कथन क्या है? सही। दूसरा कथन देखते। दूसरा कथन कह रहा है इनका अपनी जमींदारी के अंतर्गत शामिल समस्त भूमि पर स्वामित्व होता था तथा किसानों का भूमि पर कोई अधिकार नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि इनको समस्त भूमि पर इनका ही अधिकार था, बल्कि जो किसान होते थे इनका भी भूमि पर अधिकार होता था। इस वजह से क्या हो जाता है? दूसरा कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन कह रहा है विद्रोह के भय के कारण उन्हें सैन्य दल रखने की से प्रतिबंध किया गया था। तो तीसरा कथन भी गलत है, बल्कि जो सैन्य संसाधनों पर नियंत्रण जमींदारों के लिए शक्ति का एक अन्य स्रोत था। और जमींदारों के पास अपने गढ़ किले होते थे और उसमें वो सशस्त्र सेना रखते थे। और ये जो सेना उनके पास होती थी ये घुड़सवार होती थी और पैदल सैनिक होते थे। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। पूर्ण प्रतिबंध नहीं, ये इनके प्रतिबंध नहीं था, बल्कि ये सैन्य बल को रखते थे अपने पास भी। तो तीसरा कथन भी क्या है? गलत है। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। तो केवल आपका ए आपका सही आंसर, यानी सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में रहट शब्द संदर्भित करता है। यानी आपको बताना है जो मध्यकाल का जो भारत का इतिहास है उसमें रहट शब्द का क्या मतलब था। तो जो उत्तर भारत में जो रहट शब्द था वो सिंचाई हेतु जल निकालने के लिए एक परिपहिया होता था, उसको रहट शब्द के नाम से जाना जाता था। तो इस हिसाब से आपका ए आपका सही आंसर है। और जो चोल काल में भी जलाशय की सिंचाई व्यवस्था थी, और जो राजेंद्र चोल था उसने अपनी राजधानी थी जो उसकी गुंगई कोट चोलपुरम, उसमें भी उसने विशाल जलाशय का निर्माण किया था। और जो फिरोज शाह तुगलक था उसने भी हिसार एक फिरोज शाही शहर स्थापित किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने यमुना और सतलज नदी को जोड़ने का भी निर्माण किया था। तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का सृजन करती है। तो आपके बताने जो कर्नाटक संगीत में जो त्रिमूर्ति नाम से फेमस है कौन से सही है ना। आपका ऑप्शन है ए बी सी। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। तो कह रहा है पंपा पोत और रन, है ना। तो जो पंपा पोन और रन है ये आपके कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति नहीं, बल्कि जो कन्नड़ साहित्य है उसके त्रिरत्न कहा जाता है। तो पहला कथन तो गलत है, ये कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न है, पंपा पोन और रन। दूसरा देखते हैं। दूसरा कथन है बी, कह रहा है त्यागराज मुत्तुस्वामी और श्यामा शास्त्री। तो जो त्यागराज या मुत्तुस्वामी और श्यामा शास्त्री है इसका समय 1750 से 1850 के आसपास था। और ये कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के नाम से ये फेमस है। तो बी आपका सही आंसर है। तो नेक्स्ट और तीसरा कथन भी देख लेते हैं। ये कह रहा है नत्रय तिक्कन और एरपा गिरडा हेरन, ये इनका अर्थ है कि कवियों की त्रिमूर्ति, है ना। ये इसको कवित्रियम के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया था। और जो समंदर सुंदर और अपर है ये तमिल के कवि है। और इन्होंने जो अपनी रचनाएं की वो शिव और भक्ति काव्य के तिरुवरई में ज़्यादा जोर दिया था। तो सही आंसर क्या है आपका? बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें महाभारत की कथाएं गाथा गीत के रूप में गाई जाती है और रात्रिकालीन प्रदर्शन के लिए यह
रात्रिकालीन प्रदर्शन के लिए 1 या 2 घटनाओं को चुना जाता है। मुख्य गायक पूरे प्रदर्शन के दौरान सतत रूप से बैठा रहता है और सशक्त गायन और सांकेतिक अंगिमाओं के साथ और एक के बाद एक सभी चरित्रों की भाव भंगिमाओं का अभिनय करता है। और आपको बताना उपयुक्त परिच्छेद किस क्षेत्रीय संगीत का वर्णन किया गया है। तो पहला देखते हैं, जो रमन है ये आपके जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ का क्षेत्रीय संगीत है। और इसमें क्या होता है कि जो लड़कियों का जो समूह होता है वो एक छंद को गाती है और दूसरी तरफ इसका उत्तर लड़के समूह के रूप में देते, गीत के माध्यम से इसका उत्तर देते हैं। तो लमन तो इसका नहीं है। जो मंडो है ये आपका जो गोवा है उसका पारदेशिक गीत है, तो दूसरा कथन भी गलत है। जो बिल्लू फत्तू है ये तमिलनाडु का लोकगीत है, तो तीसरा भी गलत है। और जो बिल्लू फत्तू है इसमें धनुष नामक वाद्य यंत्र पर प्रस्तुत किया जाने वाला ये लोकगीत है। और जो पंडवानी है ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय संगीत है और इसमें महाभारत की कथाओं का वर्णन है, तो यही आपका सही आंसर है। इसी में ही महाभारत की कथाएं गाथा गीत के रूप में गाई जाती है किसमें, पंडवानी में। तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लगभग 12वीं शताब्दी के आरंभ में उन्होंने मैसूर क्षेत्र में अपने साम्राज्य की नींव रखी और हेलेविड और बेलूर में उनके द्वारा बनाए गए मंदिर पत्थर में जालीदार नक्काशी की भांति पतित होते हैं। उनकी मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाए हुए भगवान कृष्ण को दर्शाने वाला उत्कीर्णन है। और आपको बताना जो उपयुक्त परिच्छेद है किसका वर्णन इसमें किया गया है। तो जो होयसल था वो 12वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ मैसूर के क्षेत्र में अपने साम्राज्य की नींव रखी थी होयसल वंश ने, और उसने एलेविड और बेलूर द्वारा जो बनाए गए जो मंदिर थे वो पत्थर में जालीदार नक्काशी से पतित होते हैं। और मूर्ति किला में जो उनका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है वो आपके इंद्र के जो प्रकोप से जो गोकुल वासियों को जो बचाने के लिए जो गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं भगवान कृष्ण को दर्शाने में जो उत्कीर्णन किया है। तो इस हिसाब से इस परिच्छेद का जो आंसर है आपका बी ए आपका सही आंसर होयसल वंश है ना, होयसल। और जो चालुक्य है इन्होंने भगवान शिव के मंदिरों का निर्माण किया था और ये लाल सुनहरे और बलुई पत्थर का उपयोग करते थे। और जो राष्ट्रकूट है इन्होंने एलोरा और एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध मंदिर है उनका निर्माण किया था। और जो राष्ट्रकूट का जो शासक था अमोघ वर्ष उसने जैन धर्म को अपनाया था और राष्ट्रकूट की स्थापना दंतीगुप्त द्वारा 712 ईस्वी में की गई थी। चौथा कथन देख लेते विजयनगर राज्य। तो जो विजयनगर साम्राज्य है और जो इसके राजा थे सबसे पहले जो इसकी स्थापना की थी आपके हरि और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और ये इनका जो तालुकात था ये संगम वंश के तालुकात थे। और 1336 में उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य में विरूपाक्ष मंदिर है और यहाँ हजारा राम मंदिर भी प्रसिद्ध है। तो ये विजयनगर साम्राज्य की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिल्ली सल्तनत में जजिया के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको बताना इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है सुल्तान और सेनाओं द्वारा सैन्य सेवा के बदले में भुगतान किए जाने वाले कर के रूप में हिंदू प्रजा पर जजिया कर आरोपित किया जाता था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो जजिया कर था ये गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाता था और यह सुल्तान और सेनाओं द्वारा जो सैन्य सेवा के बदले भुगतान किया जाने वाला कर था और हिंदू प्रजा पर जजिया कर आरोपित किया जाता था। तो इस वजह से ये पहला कथन क्या है ठीक है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भू राजस्व में जजिया कर को पृथक किया था। तो दूसरा कथन गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि जो फिरोज शाह तुगलक था उसने भू राजस्व से जजिया कर को पृथक किया था। और जो जजिया कर था ये इस कर से जो मुक्त थे वो बच्चे, नेत्रहीन और दिव्यांग जो लोग थे वो इस कर से मुक्त थे। और शुरू में ब्राह्मणों पर भी ये कर नहीं लगता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी ये कर लगा दिया था। तो ये ध्यान रखना। तीसरा कथन देख रहे हैं। तीसरा कथन क्या है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया गया था जिन्हें पूर्व में इस कर से छूट प्राप्त थी। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। बोला था मैंने कि जो फिरोज शाह तुगलक था इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था और लेकिन इससे पूर्व ये ब्राह्मण इन करों से मुक्त थे, यानी नहीं लगाया जाता था। तो इस हिसाब से आपका पहला कथन ठीक है, तीसरा ठीक है, दूसरा गलत है। तो बी आपका यानी 1 और 3 यानी बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नंद वंश के शासन के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि सिकंदर ने उनके शासनकाल के दौरान उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो सिकंदर था उसने उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नंद वंश के समय आक्रमण किया था और उसका जो जोरदार मुकाबला किया था वो आपके राजा जो पोरस था उसने किया था और इनके बीच जो युद्ध हुआ था इसमें राजा पोरस की पराजय हुई थी और सिकंदर की इसमें विजय हुई थी और ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसमें जब राजा पोरस की वीरता से जो सिकंदर था वो इतना प्रभावित हुआ कि जितना भी क्षेत्र सिकंदर से उसने राजा पोरस से उसने अपना क्षेत्र जीता था तो सारा का सारा क्षेत्र राजा पोरस को वापस दे दिया था। और जो आगे का जो इसकी जो नीति और जो अभियान थे उसमें राजा पोरस ने सिकंदर का साथ दिया था और उस समय मगध में धनानंद नामक व्यक्ति शासन कर रहा था, है ना। तो पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य शासन की स्थापना करने के लिए धनानंद को पराजित किया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने जो धनानंद था उसकी हत्या करके मगध साम्राज्य को समाप्त कर और मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। और जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध में धनानंद नामक व्यक्ति शासन कर रहा था और सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था और इस वजह से वो धनानंद से इनका युद्ध नहीं हुआ था क्योंकि सिकंदर सेना इतनी थक चुकी थी कि उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो दूसरा कथन भी ठीक है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी और जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसकी सहायता आपके उस समय चाणक्य ने की थी। चाणक्य मौर्य साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके गुरु थे और उसकी सहायता से ही उसने धनानंद को समाप्त किया था और ये धनानंद अंतिम शासक था ये मगध साम्राज्य का और इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि रोमन लेखन प्लिनी ने नंद वंश की सेना का वर्णन किया था। तो तीसरा कथन भी ठीक है। जो रोमन लेखन था प्लिनी उसने नंद सेना का वर्णन किया था और वो बोलता है प्लिनी बोलता है कि जो मगध साम्राज्य में थे 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे, 3,000 हाथी थे और 2,000 रथ की स्थायी सेना थी। तो पहला दूसरा तीनों कथन सही है। तो डी आपका सही आंसर है। और जो नंद वंश का जो